तो नमस्कार दोस्तों, पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, इसलिए मैं अब आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल 32 बता रहा था। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है किसे? आर्टिकल 32 को। एक क्या होता है दोस्तों, जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, इनका अधिहनन होता है दोस्तों। तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये आपका आर्टिकल 32 कहता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इतना कुछ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था और कई प्रकार की जानकारी भी दी थी। और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। किसे? आर्टिकल 32 को। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने आपको प्रथम याचिका, जो कि फ्रेंड आदेश जिसे कहते हैं या रिट इसे कहते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि सबसे बड़ी रिट होती है, किसके लिए? आर्टिकल 32 की। ठीक है, तो 24 घंटे के अंतर्गत जो ठीक है, जो अधिकारी होगा जो इस प्रकार के जो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि फ्रेंड इस नियम का जो कि हनन कर रहा होगा, हनन कौन करेगा? वही पुलिस वाला करेगा। मतलब जो अधिकारी होगा, थाना इंस्पेक्टर होगा, वही इसका हनन करेगा। ठीक है, उस अधिकारी को बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश मतलब जज आदेश देता है कि आपको जो आपने जो व्यक्ति को आपने रखा है उसे सशरीर कहाँ पहुंचा दिया जाए। तो उसको दोस्तों कहाँ पहुंचा दिया जाए? जज के पास, यानी कि अदालत में पेश किया जाए। तो ये सबसे बड़ी रिट होती है आपकी। ठीक है, ये इतना मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों दूसरा है आपका परमादेश। आखिर परमादेश क्या होता है दोस्तों? तो परमादेश इस प्रकार का होता है, यदि कोई अधिकारी कोई सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन? अधिकारी। ठीक है, अधिकारी यदि क्या हो रहा है दोस्तों, सही से काम नहीं करता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसे कि आप सही से काम कीजिए। ये ठीक है, परमादेश के तहत उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि आप अपने कामों में सुधार कीजिए। ठीक है, आप शिकायत करोगे उस अधिकारी की, तो वो उस अधिकारी को क्या करेगा? परमादेश देगा, आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठावान से कीजिए। ठीक है, ये आपका केस में हो गया, अधिकारी को यह आदेश देता है परमादेश के तहत। ये दूसरी रिट हो गई। अब तीसरी रिट होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, अधिकार परीक्षा। क्या होती है? अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा, तो इसमें कोई अधिकारी अपने अधिकार से ज़्यादा अधिक कार्य करता है, यानी कि कोई है चपरासी लेकिन बनता है कलेक्टर, यानी कि मतलब ज़्यादा ही ओवर कॉम्पिटिशन मतलब करता है। मतलब दोस्तों वो क्या करेगा? ज़्यादा ही मतलब है तो चपरासी लेकिन ज़्यादा वो अपनी वैल्यू बताएगा, मतलब कि ये करो वो करो, मतलब दूसरों को आदेश देगा। ठीक है, तो वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा क्या करेगा? काम करने लगेगा। तो ये उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा, अधिपरीक्षा रिट। ठीक है, तो अधिकारी पर रोक। ठीक है, अधिकारी पर रोक। ठीक है, उसका जो मतलब जो उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा काम करेगा, तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तीसरी रिट जारी करता है, अधिपरीक्षा। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं प्रतिषेध। अब प्रतिषेध ऐसा मामला होता है दोस्तों जो कि फ्रेंड ये तो क्या है? व्यक्ति से संबंधित है, अधिकारी से संबंधित है। ये तीनों क्या है? अधिकारी से संबंधित है। अब ये दो बचे हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों चलते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चलता है। जैसे कि आप बात करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं। तो प्रतिषेध क्या होता है? जब भी कोई अधिकारी, मतलब जब भी कोई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, मतलब निचला कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से निचला कोर्ट होगा, या हाई कोर्ट भी क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आता है। ठीक है,
और इसमें हाईकोर्टों की संख्या हमारे भारत में वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में हमारे 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि जो हमारे जो हाईकोर्ट हैं, ठीक है, क्या करेगा, ऐसा कोई मामला है जिससे धार्मिक मतलब एक प्रकार की, जिससे सभी प्रकार की नियम टूटेंगे, मतलब इससे दूसरे का मूल अधिकार हनन हुआ। ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम के विवाद हमेशा चलते रहते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद ले लो, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी थी, मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट था उसने मतलब कुछ गड़बड़ कर दी, सीधा कहाँ पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला पहुंच गया था। तो यही है कि जो लघु जो न्यायालय होते हैं उन पर एक प्रकार का क्या करता है, यदि उनमें मुकदमा चल रहा है तो ऐसे धार्मिक मतलब मंदिर मस्जिद वाला, तो उसमें क्या हुआ, उस पर ये रोक लगाता है। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब उस पर रोक लगाएगा कि आप ये काम ना करें, ये एक धार्मिक पीड़ा, और ये ऐसा यदि कोई करता है तो सीधा मामला कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ऐसे मान के चलें, कोई दो एक जगह मस्जिद है और मंदिर है, मस्जिद है मंदिर है, अब मंदिर मस्जिद वाले वो विवाद करते हैं कि आप हमारी आजान इधर बजती है तो आप अपनी आरती मत कीजिए। ऐसा विवाद आपका कहाँ चल गया, हाई कोर्ट में चल गया। ठीक है, और हाई कोर्ट इस मुकाबले को क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो ये एक प्रकार का मूल अधिकार को हनन हो रहा है। तो क्या हुआ इसमें दोस्तों, एक प्रकार का वो, ठीक है, तो इसमें वो न्यायालय इसको क्या नहीं चलेगा, वो कह देगा आप अपनी आजान को भी बजाइए और आप अपनी, ठीक है, उस प्रकार की रिट जारी करता। एक प्रकार की ये क्या है, लघु मतलब आदेश चलेगा तो उस पर क्या होगा दोस्तों, जो लघु आपका जो न्यायालय होगा उस पर चल रहा होगा, मतलब उस पर जो काम चल रहा होगा इस पर रोक लगाकर सीधे कहाँ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। और उत्प्रेषण का मतलब होता है दोस्तों, उस पर जो है आपका जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उस पर फैसला सुना चुका होगा, तो उसका हल कहाँ पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या होता, इसमें जारी था, केस जारी था, इसमें केस पूर्ण तरीके से जो है आपके निचले कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, मतलब उसने आदेश सुना दिया है, तो इसमें वो रोक लगा देगा। कौन, तो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होता है। मैंने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे बड़ा रिट होता है। परमादेश के तहत अधिकारी जो काम नहीं कर रहा है उसको आदेश देगा कि आप अपना सही से काम कीजिए। अधिकार परीक्षा, इसमें जो अधिकारी अपनी इच्छा के मतलब अपनी मतलब पोजीशन से ज़्यादा काम करने लगता है तो इस पर ये रोक लगाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी करता है। प्रतिषेध, निचले न्यायालयों पर जो केस चल रहा है उस पर क्या हुआ, चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू समाप्त नहीं हो, उस पर रोक लगाने के लिए ये प्रतिषेध रिट जारी करता है। उत्प्रेषण, इसमें मतलब आपका निर्णय सुना चुके हैं हाई कोर्ट, मतलब जो अपना निचला न्यायालय है उसमें मामला सुना चुके हैं, तो उसका जो है पुनः उसका कहाँ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, तब उसका निर्णय आएगा। तो इतना मैंने आपको बताया। और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को। और साथ ही में आपको ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की आत्मा तो किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा, मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया। तो क्यों कहा, क्योंकि ये आपके किसी प्रकार का मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको न्याय मिलेगा और इस प्रकार की रिट जारी की जाएंगी। ठीक है, तो अब आते हैं आर्टिकल, हमने 32 भी पढ़ लिया, अब आते हैं आर्टिकल हमारा आपका मीडिया सेना, आर्टिकल 33। इसमें क्या है दोस्तों, आर्टिकल सेना यानी कि मीडिया सेना गुप्तचर। मीडिया सेना गुप्तचर मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र जैसे कि मीडिया
सेना और गुप्तचर, इनके जो है मूल अधिकार को सीमित कर रखा है। ठीक है, इनके क्या है, मूल अधिकार को सीमित कर रखा गया है। मीडिया के मूल अधिकार को सीमित कर रखा गया और सेना के भी मूल अधिकार सीमित हैं। ये अधिकार जो हैं, जो आम लोगों को मिले हैं, वो क्या है, मीडिया को नहीं मिले हैं, ना ही वो सेना को मिले हैं, ना ही गुप्तचर को मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 33 के तहत। अब आते हैं 34, मार्शल लॉ। ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सेना का कैंप चला है, कैंप है, मतलब जिस क्षेत्र में सेना का कैंप है वहाँ पर मार्शल लॉ चालू हो जाता है, यानी कि सेना का नियम होता है और वहाँ पर कोई भी आर्टिकल आपका लागू नहीं होता है। आप चाहो कि आर्टिकल 19 के तहत हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो वही समाप्त हो जाता है, यहाँ पर मार्शल लॉ चालू हो जाता है 34 आर्टिकल के तहत। यदि आप चारों, इसमें आप नहीं घूम सकते। मार्शल, वहाँ पर क्या है, सेना का कानून चलेगा और सेना के कोड को, सेना का जो कोड होता है उसे कोड मार्शल कहा जाता है। ये और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 35 में ये दिया गया है जो हमारे जो मूल अधिकार किस प्रकार से लागू होंगी, उन सब की विधि के बारे में दिया गया है, यानी कि किस प्रकार से अपने मूल अधिकार को लागू करना है, ये सब 35 में दिया है। तो हमारा मूल अधिकार यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब जो अपन मैं बताऊंगा, जो 15, 16 और 19 और 29 और 30 हैं, ये केवल क्या है, भारतीय लोगों को लिए हैं। कौन कौन से हैं भारतीय लोगों के लिए, तो आपका केवल 15 है, ठीक है, और आपका 16 है, और आपका 19 है, 29 है और 30 है। ये केवल किन के लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, केवल किन के लिए है, भारतीयों के लिए। मैंने आपको बताया सामान्यता का अधिकार 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ऐसे कई प्रकार के धार्मिक कहाँ तक हैं, तो धार्मिक मैंने बताया आपका 25 से लेकर 28 तक है, और शिक्षा एवं संस्कृति 29-30 हैं, और संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया कहाँ तक है, तो संपत्ति का अधिकार है आपका, ठीक है, कहाँ तक, आपका 31, और संवैधानिक अधिकार 32। ये मैंने आपको बता दिया और ये सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होगा, हम पढ़ेंगे, ये इतना पढ़ लिया। अब जो मैंने आपको ध्यान रखना है कि जो आप जाम लगाते हो, ये कोई ना मूल अधिकार नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है। और आपका वोट डालने का अधिकार, तो ये भी एक मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इसे निर्वाचन आयोग संभालता, ना कि ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये अब हमको पढ़ना है अगली वाली वीडियो में। तो दोस्तों हो सकता है कोई गलती हुई तो माफ़ करना। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया। मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बता दिए। कल अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, DPSP के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।